चलो देखो, पिछला क्लास में हम बाबू पढ़ लिए थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दिए थे ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको बता दिया गया था, जिसमें बिग बैंग थ्योरी आपको बताए थे कि क्या है बिग बैंग थ्योरी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, उसको लेकर के व्याख्या किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है बाबू कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें केवल 5% ही ऊर्जा और द्रव के रूप में पाया जाता है। बाकी जो 95% देख रहे हैं इसको हम लोग डार्क मैटर या तो फिर डार्क एनर्जी कहा जाता है। वैज्ञानिक लोग बताएं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड में जो आप ग्रह देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, तारा देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, उष्मा देख रहे हैं, ये केवल 5% है जो ऊर्जा के रूप में है, एनर्जी के रूप में, जैसे तापीय ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, और कुछ द्रव के रूप में है, जैसे आप ग्रह देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, ग्रह के रूप में। बाकी जो 95% ब्रह्मांड का जो चीजें है वह उसको या तो डार्क एनर्जी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, डार्क मैटर कहा जाता है। इसके बारे में वैज्ञानिक को पता नहीं है, यह अदृश्य है, नहीं दिखने वाला है, अज्ञात चीज है। तो अभी जितना जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रह वगैरह को पढ़ते हैं, वो मात्र केवल कितना परसेंट है, 5% है। बाकी 95% वह डार्क फॉर्म में है। तो ये लाइन थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, स्टार्ट देके लिखना। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 5% ऊर्जा तथा द्रव के रूप में तथा 95% डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी के रूप में अवस्थित है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया उसको ना। अब देखो, एक पैरामीटर हम लोग बना लेते हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड और सौर मंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बाबू ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आकाश गंगा को। जब आकाश गंगा को पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे निहारिका। किसको पढ़ेंगे बाबू, निहारिका को। और जब आप निहारिका पढ़ लीजिएगा तो हम लोग पढ़ेंगे तारामंडल को, तारामंडल। और जब आप तारामंडल पढ़ लीजिएगा तब आ जाएगा सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल या सौर परिवार के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, और ग्रह के बाद पढ़ेंगे किसके बारे में बाबू, उपग्रह के बारे में। देखो यही पैरामीटर है, इसी में हम लोग को काम करना है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लेकर के बात तुमको बता दिया गया। इसके बाद ब्रह्मांड को बांटिएगा तो किसमें बटेगा, पहले आकाश गंगा में, और आकाश गंगा को ही बांटिएगा तो फिर किसमें बट जाएगा, निहारिका में। और निहारिका में अनेकों तारामंडल है, यानी तारा के समूह है, अनेकों, तारामंडल में बटेगा। और तारामंडल को अगर बांटिएगा तो इसमें अनेक क्या मिलेंगे बाबू, सौर मंडल, जिसमें अपना सोलर सिस्टम है, जो अपना वाला सोलर सिस्टम है उसी को यहाँ पढ़ना है। उसके बाद फिर सोलर सिस्टम में सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यही हम लोग का पैरामीटर, ये पढ़ा दिया तुम लोग को। आज हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगा, शुरू करेंगे। देखो जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वही टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इतना मतलब डीप में पढ़ना है कि भाई, या तो फिर हम अपने आप को दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ा दिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हम लोग को उतना पढ़ना है जहां से आपका काम चल जाए, कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक हो जाए। तो पहले एक कॉपी में ये फ्रेम बना लो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद बनाइए आकाश गंगा,
मन होगा तो इंग्लिश भी लिख लेना, इंग्लिश भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस सबका। इसको यूनिवर्स कहते हैं, इसको गैलेक्सी कहते हैं बाबू, नेबुला, कॉन्स्टलेशन, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, प्लेनेट, सैटेलाइट। हो गया सैटेलाइट। मिटा इसको, चलो हेडिंग लगा लीजिए, ब्रह्मांड सॉरी आकाश गंगा। इसको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग फ्रेमवर्क बना करके काम करना है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आकाश गंगा, देखो पहले ध्यान से पहले समझना है आकाश गंगा परिभाषा क्या कहता है बाबू कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे हुए तारा धूलकण के तंत्र को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। मतलब कि अभी ब्रह्मांड पूरा है बाबू, तो ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ तो आपको बताया गया कि धूलकण हो गया, तारा हो गया, इस फॉर्म में सब अलग अलग बिखरना शुरू हो गया। इसमें जब आप सबसे बड़ा बिखराव को देखिएगा उसी को आकाशगंगा कहा गया। वैज्ञानिक अभी तक जो है पूरे ब्रह्मांड में 10 के पावर 11 आकाशगंगा की खोज किया है, ऐसा अनुमान है उनका। आकाशगंगा, इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितना है? तो 10 के पावर कितना है? 11। और वैज्ञानिक ये भी बता दिया है कि एक आकाशगंगा में 10 के पावर 11 क्या है बाबू? सूर्य, यानी कि तारा कह सकते हैं। इतना तारा है। फिर से सुनो ध्यान से, इस पूरे ब्रह्मांड में कितना आकाशगंगा है? तो उसका आंसर क्या बता देना है? 10 के पावर 11। और एक आकाशगंगा में कितना सूर्य है, कितना तारा है? तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 11। तो अगर आपसे कहे बताओ पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितना है, तो पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 के पावर 11 गुना 10 के पावर 11 हो जाएगा। और एक में इतना इतना है तो दोनों में गुना कर दीजिएगा, तो अंततः कितना आ जाएगा? 10 के पावर 22। तो इस ब्रह्मांड में सूर्य या तो तारों की संख्या पूछ देगा तो कितना बता देना है? 10 के पावर 22। आगे समझो, ये पहले थोड़ा एक दो फैक्ट्स को लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लिया? लिखिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन धूलकण कॉमा गैसो लिखना, गैसो तथा गुरुत्वाकर्षण के क्या लिखा? अधीन। वहां पे नीचे वो बंधे वो सब डाल दो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे, हाँ बंधे मतलब ज्वाइंट है, बंधे गैस हो गया, धूलकण एवं तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट एरो,
लिखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 आकाश गंगा हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में, तथा प्रत्येक आकाश गंगा में 10 के पावर 11 तारे हैं। 10 के पावर 11 तारे हैं। अतः अतः ब्रह्मांड में, अतः ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कुल संख्या 10 के पावर 22 है। हो गया? चलो अब देखो, 3 प्रकार के आकाश गंगा होते हैं। आकाश गंगा ब्रह्मांड में कितने प्रकार के देखे गए हैं बाबू? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं सर्पिलाकार, स्फेरिकल। दूसरा को कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। और एक तीसरा है अनियमित टाइप का, अनियमित। तो इस ब्रह्मांड में अगर आकाश गंगा की बात कीजिएगा तो 3 तरह के दिखेगा। एक सर्पिलाकार, सांप जैसा घूरा हुआ रहेगा, और एक दीर्घवृत्ताकार जिसको इलिप्स कहते हैं, इस प्रकार से। और तीसरा कौन है बाबू? अनियमित है। अब देखो, 10 के पावर 11 आकाश गंगाएं हैं, लेकिन जिसमें सोलर सिस्टम है, यानी पृथ्वी है, सूर्य है, इसका थोड़ा स्पेशल नाम है। उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं बाबू? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? तो एक आकाश गंगा ही है, लेकिन मंदाकिनी जो हम लोग जहाँ सोलर सिस्टम है, वो वाला आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा गया है। और मंदाकिनी का वैसा भाग जिसको आप यहाँ से अवलोकन करते हैं, देखते हैं, उसको दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू मिल्की वे। मिल्की वे, कभी कभी इसी को हिंदी में लिख देता है मिल्की वे। कहीं कहीं लिखने वाले ये भी लिख देते हैं कि मंदाकिनी और दुग्ध मेखला, मिल्की वे सब एक ही चीज है। तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा स्पेसिफिक को जानना है तो समझ लो कि मंदाकिनी जो हमारा आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी, और जो हम लोग मंदाकिनी का जिस हिस्सा को देखते हैं उसको हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं, या तो स्वर्ग का दरवाजा भी कहता है इसको। इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो मंदाकिनी है बाबू हम लोग का, उसके एक भुजा है, उसका नाम है ओरियन। ओरियन, यही भुजा पर सूर्य स्थित है। मंदाकिनी में तो बहुत सा तारा है, बहुत सा तारा मंडल है, लेकिन मंदाकिनी, पूरे मंदाकिनी में जहाँ पे सूर्य अवस्थित है, सोलर सिस्टम अवस्थित है, उस एरिया को, उस कॉर्नर को क्या कहा जाता है बाबू? ओरियन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो लिखो, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? अच्छा अच्छा, हाँ लिखो लिखो, लिखिए, ब्रह्मांड में 3 प्रकार के, ब्रह्मांड में 3 प्रकार के आकाश गंगाएं पाई जाती है। ब्रह्मांड में 3 प्रकार के आकाश गंगाएं पाई जाती है। नंबर 1 सर्पिलाकार, नंबर 1 सर्पिलाकार। दूसरा लिखिए दीर्घवृत्ताकार, और तीसरा लिखिए अनियमित। अनियमित लिख लिया? अनियमित। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए जिस आकाश गंगा में सौरमंडल स्थित है, सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी, मंदाकिनी कहा जाता है।
नेक्स्ट एरो, मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से अवलोकन, अवलोकन मतलब यहां से देखना, उसकी एक्टिविटी को समझना, अवलोकन किया जाता है, उसे, उस भाग को लिखना, उस भाग को मिल्की वे, मिल्की वे या दुग्ध मेखिला, मिल्की वे या दुग्ध, दु अधग ध, दुग्ध मेखला कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो हमारा मंदाकिनी है, ये तीनों में से कौन सा टाइप का है, तो हम ये तीनों में से कौन सा टाइप के बाबू, सर्पिलाकार है। ठीक है, दूरदर्शन, पहले टीवी चलता था दूरदर्शन, को चैनल था, उसका लोगो देखा है, सांप जैसा रहता है, वो इसे आधा ऊपर इस प्रकार से घूरा रहता है, नहीं देखा लोगो उसका, लगा इसे सांप जैसा है, ऊपर से और नीचे से इस प्रकार से राउंड बनाया हुआ रहता है, मतलब दो अर्धवृत्त को काट करके और एक दूसरे में सेट किया हुआ है, उसी को सर्पिलाकार कहते हैं। तो लिखो नीचे से एरो करके, हमारा मंदाकिनी, अब हमारा मंदाकिनी का कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अब हम लोग मंदाकिनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा मंदाकिनी सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है, तथा, नेक्स्ट एरो कर दो, नेक्स्ट एरो, मंदाकिनी के ओरियन नामक भाग पर, मंदाकिनी के ओरियन नामक भाग पर सूर्य स्थित है, सूर्य स्थित है। हो गया, चलो देखो एक दो पॉइंट और जान लो कि यहाँ पे सूर्य स्थित है। इस पूरे मंदाकिनी को एक चक्कर लगाने में बाबू सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। हाँ, इसे सुनो ध्यान से, इस पूरे मंदाकिनी को एक राउंड लगाने में सूर्य चलेगा तो सौर मंडल साथ ही चलेगा, सब एक साथ ही रहता है, आगे समझाएंगे। एक राउंड लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसी को कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं, ध्यान रखना, कॉस्मिक ईयर। तो आपसे कहते हैं कि बताओ एक कॉस्मिक ईयर में कितना साल होता है, तो कितना बता देना है। या तो इसी को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है। तो या तो ब्रह्मांडीय वर्ष दे दे या तो फिर कॉस्मिक ईयर का दे दे, दोनों का आंसर कितना बता देना है, 25 करोड़ वर्ष। तो नीचे से लिख लो, इसको लिखिए, सूर्य को हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी की, हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी की एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसे कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है, ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है। हो गया बाबू, ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहा जाता है। तो ई था जो आप अभी तक जाने, किसके बारे में बाबू, आकाशगंगा। आकाशगंगा की संख्या 10 के पावर कितना, 11। उसमें से अपना वाला आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी का जिस भाग को हम लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला या तो फिर मिल्की वे उसको कहा जाता है, मिल्की वे। और मंदाकिनी ब्रह्मांड में स्थित है। हाँ, ऐसे ऐसा समझो कि यहाँ पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड बना कैसे, कल बताया था बिग बैंग थ्योरी में कि यहाँ से क्या होगा कि एक दाना जैसा था, उच्च घनत्व था, वो फटेगा तो चारों तरफ बिखर जाएगा। तो चारों तरफ बिखर गया बाबू, सब अलग अलग रूप, गोला जैसा, सब अलग अलग धुआं जैसा स्थिति बन गया।
तो वैसा एक खास प्रकार के धुआं, एक खास प्रकार के गैस, एक खास प्रकार के तारा द्रव्यमान के साथ देखा गया कि उस ऐसा बड़ा बड़ा खंड को आकाश गंगा नाम दिया गया, उसको आकाश गंगा कहा गया। इधर भी है, उधर भी है, उधर भी, इधर भी है, हर तरफ था, चारों तरफ था। जिसमें हम लोग जहाँ पे सोलर सिस्टम है, जहाँ पे हमारा सूर्य है, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, वो भी एक ना एक कोई ना कोई क्या बोलते हैं, आकाश गंगा का भाग होगा, बिल्कुल। तो उसको हम लोग आकाश गंगा ना कह करके स्पेशल नाम दिए, उसका नाम क्या पड़ गया है, मंदाकिनी। ओवरऑल तो पूरा ब्रह्मांडे का हिस्सा है, लेकिन उसको खंड कीजिएगा ना। जैसे आपका देश का नाम क्या है, भारत, लेकिन आपका राज्य अलग है। देश तो एक ही है, आप बिहार अलग है, बिहार में भी देखो जिला अलग है। हाँ, हमारा जो सोलर सिस्टम जो चल रहा है, अभी और अंदर आएंगे, मंदाकिनी से भी अंदर आएंगे। मंदाकिनी में बहुत सा तारामंडल होगा, इसमें उससे मतलब नहीं है, उसमें से वही तारामंडल को हम लोग को मतलब रखना है जो सौर सोलर सिस्टम बनाता है, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शुक्र है। जब ग्रह में भी आएंगे तो ग्रह को बाकी सबको नहीं पढ़ना है, हमको जो है पृथ्वी के बारे में विशेष पढ़ना है। ये सब सीक्वेंस है। सबसे बड़ा ब्रह्मांड बहुत भाग में आकाशगंगा, हमारा वाला आकाशगंगा का नाम क्या है बाबू, मंदाकिनी। मंदाकिनी के चारों तरफ जो जिस कॉर्नर पर सूर्य अवस्थित है उसको क्या कहते हैं, ओरियन कहते हैं। एक राउंड मारने में कितना टाइम मिलता है उसको। अब हमारा वाला ही क्या मारेगा ना, दूसरा वाला थोड़ी ना मारेगा, कहीं और है वो अपना और राउंड मार रहा होगा। हो सकता है कि बताया तो कि हमसे विकसित सभ्यता हो सकता है किसी और एरिया में होगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। वो सब हम लोग मंदाकिनी करें, वो सब कुछ और कहता होगा। ये तो पूरा विश्व ही ना, पूरा विश्व हमारे ग्रह ग्रह सब। हम लोग का सोच इतना छोटा है ना कि हम लोग उस लेवल पे जाके सोचते ही नहीं है, समझते ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग लगाइए, निहारिका। निहारिका ही है ना अगला टॉपिक। एक दो आप इसमें छोड़ देना पॉइंट, हो सकता है कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाता है, तो बाद में कोई पढ़ा रहे हैं तो फिर कहीं सेट उट लगा रहे हैं तो फिर का वो फैक्ट आ जाए तो उसमें जगह दे देना है, या तो करंट से रिलेटेड कोई तरह का खोज होगा तो। क्या क्या इस फोबिया में तो ज्वालामुखी फटा है ना, वो तो पृथ्वी घटना है। हाँ हाँ, जब पृथ्वी पढ़ाएंगे, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, चर्चा करेंगे। चलो, अब क्या हेडिंग लगाए हैं, निहारिका। नेबुला। हाँ बिल्कुल, वहां पे गैस, बहुत जहरीला गैस निकलता है, बिल्कुल हानिकारक है। जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। जब आपको पृथ्वी के बारे में स्टडी करेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट बनाएंगे और वहां बताया जाएगा, भूकंप के बारे में बताया जाएगा, क्यों आता है, ज्वालामुखी क्यों फटता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। जब तक उसको नहीं समझेगा, जब तुमको ज्वालामुखी से रिलेटेड सब कुछ ऊपर ऊपर बात लगेगा, तुमको पृथ्वी के परत समझेगा तब वही, केवल तुम लोग को जो है दूर से पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड वगैरह को जान रहे हैं। देखो निहारिका क्या होता है, अब अगले इसको समझो। गुरुत्वाकर्षण के अधीन, हर जगह स्पेस में गुरुत्वाकर्षण का ही कॉन्सेप्ट चलता है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गैस है बाबू, धूल कण है, वो बादल के रूप में अवस्थित हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। मतलब ऐसा ऐसा हजारों लाखों निहारिका मिलेगा बाबू तो आकाश गंगा बनाएगा। आप देखिए कि आकाश गंगा लाखों हजारों मतलब 10 के पावर कितना 11 बताएं, तब जाके क्या बन गया, ब्रह्मांड बन गया। तुम सीक्वेंस से पहले इसको उतारो, ठीक है, क्योंकि पहली पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन बार बार इसको रिवीजन में आएगा तो फिर आसान हो जाएगा। ब्रह्मांड को हम लोग पहले आकाशगंगा में बहुत सा ऐसा ऐसा धूल कण जैसा दिखा, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ जो है एक विशेष प्रकार की आकृति ले लिया है, उसी को क्या कहा जाएगा, निहारिका। यही निहारिका से हमारा सोलर सिस्टम बनेगा। तो निहारिका के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखो कि जो धूल कण है, जलवाष्प है, गैसें हैं, वो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बादल के रूप में पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। लिखो, हेडिंग लगाओ इसमें, इसमें केवल 2 लाइन जानना है। लिखिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन पाए जाने वाले, गुरुत्वाकर्षण के अधीन पाए जाने वाले, गुरुत्वाकर्षण के अधीन पाए जाने वाले धूल कण, गैस, गैस लिखे इत्यादि
के बादलों को निहारिका कहा जाता है। निहारिका कहा जाता है। बस निहारिका के बारे में यही जानो। निहारिका के बाद हम लोग को आगे पढ़ना है क्या? तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन। देखो तारामंडल भी सिंपल सा है। जब बहुत सा तारा बाबू आपस में ग्रुप बना के रहेंगे, समूह में रहेंगे बाबू, तो एक विशेष प्रकार के आकृति पकड़ लेता है। उसी आकृति को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। सिंपल समझो कि तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। अभी तक वैज्ञानिक जो है तारामंडल की बात कीजिएगा तो 88, कितना बाबू? 88। 88 तारामंडल के बारे में पता लगा लिया। 88। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बताओ तारामंडल की संख्या कितना है, तो कितना बता देना है? 88 बता देना, 88 बता देना। इससे बहुत सा तारा होगा। अगला टॉपिक हम लोग तारा को पढ़ेंगे, तो इसमें केवल एक लाइन लिखो, पहले तारामंडल। हाँ लिखिए उसमें तारों के समूह को, तारों के समूह को तारामंडल, तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट एरो। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने 88 तारामंडल की खोज कर चुके हैं। देखो सबसे बड़ा तारामंडल है बाबू, उसका नाम है सेंटारस। तो अगर आप पूछ देगा कि बताओ ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो क्या बता देना है? सेंटारस बता देना है। और एक दो और बताते हैं जो अक्सर दिखता है, उर्सा मेजर, जिसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। ऐसा तुम लोग देखता होगा रात में कि इस प्रकार से वाट बना लेता है, 4 5 6 7, ऐसे ऐसे वाट का चिन्ह जो है कभी कभी आकाश में दिखता है। ऐसे 7 को तारा एक ग्रुप के रूप में रहेगा तुमको, वाट के रूप में। उसी को क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर। तो इसी को कहते हैं सप्त ऋषि कहा जाता है। पहले जब शुरुआती दौर में जब खगोल चला था, तो इसके सहारा से, सप्त ऋषि के सहारा से, कहाँ तक बताए थे? ये बता रहे थे ना, सप्तऋषि। आई बात समझ में? सप्तऋषि क्या तो फिर उस समय दुनिया की चीज है। तो एक दो लाइन और लिखो उसमें, तारामंडल। हाँ लिखिए, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। नेक्स्ट एरो। उर्सा, उर्सा मेजर ब्रैकेट में सप्तऋषि, सप्त ऋषि, कॉमा उर्सा माइनर तारामंडल, हाँ माइनर तारामंडल का उदाहरण है, का उदाहरण है। इससे दिशा का ज्ञात किया जाता था, दिशा का ज्ञात किया जाता था।
हो गया। चलिए अब हम लोग जब तारामंडल में आ गए तो हम लोग अब स्टार यानी तारा को देख लेते हैं। हिंड लगाइए तारा। स्टार। देखो अब हम लोग को तारा को समझना है। तारा थोड़ा पढ़ेंगे डेप में, उसके बाद फिर सौर मंडल पढ़ेंगे, सौर मंडल में फिर सूर्य को पढ़ेंगे और ग्रह को पढ़ेंगे, उपग्रह को पढ़ेंगे। यही 4 टॉपिक रह जाएगा। पहले समझिए कि वैज्ञानिक लोग तारा को परिभाषित कैसे किए हैं। तारा का परिभाषा तो सामान्य है कि जिसके पास अपना प्रकाश ऊर्जा हो बाबू, और उसमें क्या होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए। वैसा आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का क्या हो बाबू, प्रकाश हो और क्या हो, ऊष्मा हो। लेकिन वैज्ञानिक कुछ इसमें और ऐड कर दिया है कि यह प्लाज्मा अवस्था भी धारण करना चाहिए। प्लाज्मा करना चाहिए। और ये जो इसका प्रकाश या तो ऊष्मा इसके पास जो आएगा उसका रीजन क्या होगा बाबू, उसका रीजन होगा नाभिकीय संलयन। और वो कौन कौन नाभिकीय संलयन करेगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट होंगे और क्या बना लेंगे बाबू, हीलियम बना लेंगे। यहाँ से जो नाभिकीय संलयन प्रोसेस होगा उस दौरान उसमें प्रकाश और ऊष्मा निकलना चाहिए और वह प्लाज्मा अवस्था को ही प्राप्त करना चाहिए। तब आप क्या कहेंगे बाबू, वह क्या है, स्टार या तारा है। तो सामान्य से अवधारणा तो ये ध्यान रखना, प्रकाश और क्या होना चाहिए, ऊष्मा। लेकिन थोड़ा व्यापक हम लोग को पढ़ना है, तो एक परिभाषा पहले सिंपल सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो, वैसा आकाशीय पिंड वैसा आकाशीय पिंड वैसा आकाशीय पिंड जिसका जिसका स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो तथा इसका स्रोत नाभिकीय संलयन ब्रैकेट में लिख लेना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम। नाभिकीय संलयन हो, साथ ही वह पिंड प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करता हो, प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करता हो गया। देखो तुमको बताया गया है, साइंस से पढ़ा होगा तो बताए थे कि जब दूर दूर कोई कण रहता हो बाबू, अनियमित रहता हो, उसको गैस कहते हैं। जब उस कण को सटाइएगा यानी उसमें से ऊर्जा निकालिएगा, उसमें निकालिएगा तो वह द्रव बन जाएगा। और द्रव के बाद भी अगर उसको और अगर ठंडा कीजिएगा, वहां से ऊष्मा अगर और बाहर निकालिएगा तो उसका कण इतना सट जाएगा बाबू, या तो दाब दे करके उसका कण इतना सटा दिए कि वह निश्चित आकार आकृति धर दे, तो हम लोग कहते हैं ठोस कर देते हैं। लेकिन उसको भी और फ्रीज किया जाए तब क्या होगा, तो जब उसको भी और ठंडा कीजिएगा बाबू, तो फिर बोस कंडेंसेंस नामक वैज्ञानिक थे, वही इस अवस्था के बारे में बताए थे कि अगर आप पूरा सटा देंगे तो ठोस है, अगर उसको भी सटाएंगे और ठंडा कर देंगे तब क्या होगा, तब बोस कंडेंसेंट अवस्था को प्राप्त करेगा। अच्छा उल्टा कीजिए, जब वो बोस कंडेंसेंट अवस्था है उसको जब हीट गर्म कीजिएगा तो वह ठोस में आएगा, ठोस को गर्म कीजिएगा उसके कण और दूर जाएंगे तो द्रव में आएंगे, और द्रव के कण को और गर्म कीजिएगा तो फिर गैस में आएंगे। उसको भी गर्म कीजिएगा, उसको भी और ऊर्जा दीजिएगा, तब किस अवस्था को प्राप्त करेगा, उसी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, गैस को और गर्म कीजिएगा, उसका कण और दूर कीजिएगा, वही अवस्था कौन सा अवस्था होता है, प्लाज्मा। उसके कण इतना ज्यादा ऊर्जा ले लेता है कि भाई वो अपने से मूव करना शुरू हो जाता है, वही अवस्था कौन सा अवस्था होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। और यहाँ पे वो परिस्थिति बन जाता है, नाभिकीय संलयन होगा वहीं पे प्लाज्मा बन सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होता है। और बहुत ज्यादा अगर उसको आप ठंडा कीजिएगा तब बोस कंडेंसेंट वाला जो अवस्था वही प्राप्त करता है। समझे बात को।
क्योंकि इस सब मतलब कैसे तो सामान्यतः 3 अवस्था, लेकिन ये दोनों अवस्था मिलेगा तो पदार्थ की कितना अवस्था मिल जाता है? 5 अवस्था मिल जाता है। अब देखो तारा का जो रंग होता है बाबू, उससे पता लगता है कि उसका तापमान कितना होगा, और उसका एज का भी पता लगा सकते हैं कि कितना समय में खत्म होगा। जो आकाशीय पिंड है, तारा है, जिसकी संख्या 10⁻22 है, उसका जो कलर होगा उससे पता लग जाता है कि हाँ यह कितना पुराना है और कितना समय तक रहेगा, कौन युवावस्था में, कौन प्रौढ़ावस्था में है और कौन वृद्धावस्था में है। कैसे पता लगाएंगे? देखो इसके लिए कुछ हम एक टेबल देते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे रहेगा तापमान, और यहाँ पे लिखते हैं उसका क्या, रंग। और एक उदाहरण ले लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है उदाहरण से। जैसे अगर मान के चलिए कि कोई भी तारा है, उसका तापमान है 3000 केल्विन। कितना है बाबू? केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, केल्विन। तब उसका रंग कैसा होगा बाबा? उसका रंग जो होगा वो होगा लाल। कैसा होगा बाबू? लाल होगा। एग्जाम्पल एंटारस, पहले ध्यान से सुनो। उस तारा का नाम क्या है? एंटारस। एंटारस का टेम्परेचर कितना है? और ध्यान रखना उस सतह के एवरेज टेम्परेचर होता है, औसतन होता है। दूसरा, अगर कोई भी तारा उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री केल्विन है, तो उसका जो कलर होगा बाबू कैसा होगा? नारंगी होगा। कैसा होगा? नारंगी होगा। एग्जाम्पल एल्डाब्रन। एल्डाब्रन। और एक और ले लेते हैं कि अगर उसका टेम्परेचर औसतन सतह का 6000 है, तो वो दिखेगा बाबू पीला। कैसा दिखेगा? पीला। एग्जाम्पल अपना सूरज। और अगर 10,000 है तब, 10,000 केल्विन है तब वो बाबू नीला और सफेद दिखेगा। नीला और कैसा दिखेगा? सफेद। एग्जाम्पल डॉग स्टार। इसको सीरियस भी कहता है या सीरियस भी कहता है। और एक और ले लेते हैं, अगर मान के चलिए कि 25,000 केल्विन तापमान है, तब वो कैसा दिखेगा बाबू? ब्लू दिखेगा, नीला दिखेगा। एग्जाम्पल ध्यान रखना रीजल। यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है? एग्जाम्पल जरूरी है, ध्यान समझो। पहले यही समझो कि टेम्परेचर अलग अलग होगा बाबू, तो स्टार का कलर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर 3000 टेम्परेचर का है तो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। एग्जाम्पल एंटारस। अगर 4000 केल्विन है तो कितना नारंगी दिखेगा, ऑरेंज। एल्डाब्रन 6000 है बाबू औसतन, तो कैसा दिखेगा? पीला। या अपना क्या हो गया? सूर्य। अगर 10,000 तो नीला सफेद। एग्जाम्पल डॉग स्टार। और अगर 25,000 है तो, अभी तक वैज्ञानिक लोग यही सब क्राइटेरिया किया कि अगर 25,000 किसी तारा का अगर बाबू तापमान है, उसका कलर कैसा दिखेगा? एकदम नीला दिखेगा, ब्लू दिखेगा, मतलब एकदम भयानक दिखेगा। एग्जाम्पल दे देता है कि निम्नलिखित में से सबसे चमकीला तारा कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, एंटारस दे देगा, सूर्य भी रहेगा उसमें, डॉग स्टार रहेगा, रीजल रहेगा। तो सबसे चमकीला यहाँ पे कौन हो जाएगा? रीजल। क्यों चमकीला हो जाएगा बाबू? क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चमकीला हो जाएगा। आई बात समझ में? 4 ऑप्शन दे देगा तुमको, कहेगा बताओ इसमें से सबसे अधिक तापमान किसका, तो वहां पे तुमको ऑब्जेक्टिव में उदाहरण बचाएगा। ठीक है? अब देखो ये जो लाल वाला देख रहे हैं, इसको वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था मतलब एकदम बूढ़ा हो चुका है। और ये जो ये दोनों को, ये जो देख रहे हैं बाबू, इसको कहा जाता है प्रौढ़ावस्था। मतलब अपना आधा एज पूरा कर लिया है और आधा एज क्या है इसका? बच रहा है। और ये जो देख रहे हैं, ये अभी युवा अवस्था में। सबसे अधिक दिन तक अगर कोई चमकेगा तो कौन चमकेगा बाबू? जो नीचे वाला देख रहे हैं, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। जिसका सबसे कम है वो समझ जाइए कि वो खत्म होने के कार पे है। और फिर ब्लैक होल का निर्माण वो करता है, खत्म होता है तो वही डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तुम लोग को जितना लेवल पे बात करना उतना ही हम सोच रहे हैं कि बात करें। अब तुम लोग को डार्क मैटर या तो फिर इससे जा करके अलग अलग सिद्धांत तुमको जानना नहीं है, लेकिन हाँ जितना जरूरत है उतना कम से कम जाना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नीचे से एक लिखिए पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट एरो लिखो। लिखिए तारा का रंग
तापमान व मतलब और नहीं बुझा रहा तो और लिख लो, और उसकी आयु को दर्शाता है, उसकी आयु को दर्शाता है। हो गया। अब एक तुम ऐसा बना लो, तापमान लिख लो, रंग लिख लो, उदाहरण लिख लो। तापमान, रंग, उदाहरण। हो गया। देखो हेडिंग लगाओ आप सौर मंडल, इसके बाद फिर सौर मंडल ही है ना, हेडिंग लगा लीजिए। हर टॉपिक में एक लाइन 2 लाइन छोड़ देना है। सौर मंडल, या इसी को सौर परिवार कहा जाता है, सौर परिवार, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौर परिवार। हो गया। देखो सौर परिवार क्या होता है, सौर परिवार को ही बना देते हैं। इसका सौर परिवार का जो मुखिया होगा बाबू कौन होगा, सूर्य होगा। कौन होगा, सूर्य। हेड, सबसे हेड कौन है, सूर्य है। पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 95% जो द्रव्यमान है, ऊर्जा है, वो कहाँ स्थित है बाबू, सूर्य में। पूरे अगर सोलर सिस्टम देखेंगे उसमें अगर 100% ऊर्जा है तो 95 यहीं पे अवस्थित है। अगर इसकी पहली कक्षा में बात कीजिएगा तो इसकी पहली कक्षा में है बुध है। कौन है बाबू, बुध है। दूसरी कक्षा में बात कीजिएगा, दूसरी कक्षा में इसका शुक्र है। कौन है बाबू, शुक्र है। पहले इसको याद करने का प्रयास करना है। इसके बाद तीसरा स्थान पे कौन है बाबू, पृथ्वी है। चौथे स्थान की बात कीजिएगा तो मंगल है, मंगल है। अगर पांचवें स्थान में बात कीजिएगा बाबू तो पांचवें स्थान पर है बृहस्पति, बृहस्पति। और छठे स्थान में बात कीजिएगा तो छठे स्थान पे है शनि। शनि के बाद अगर बात कीजिएगा तो कौन है, अरुण। और लास्ट में कौन है बाबू, वरुण है। ये सब गोल है, क्योंकि गोल बनाना पॉसिबल नहीं था तो हम लोग को सिंपल फॉर्म में समझने के लिए कि यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य के चारों पहला राउंड में जो ऐसा चक्कर लगाएगा उसका नाम क्या है बाबू, बुध। दूसरा में कौन है, पृथ्वी का रैंकिंग कौन सा है, तीसरा। दूरी के आधार पर सूर्य से पृथ्वी का स्थान क्या है, तीसरा। देखो ये थोड़ा सा गैप क्यों छोड़े हैं, यहाँ पे बहुत सा धूल कण का एक बेल्ट है, एक एरिया है बाबू, एक पट्टी है। इसको कहा जाता है उल्का पिंड। क्या इसको कहते हैं, उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स। ऐसा देखा गया कि जब बना तो बहुत सा ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल्स, कचरा जिसको कह सकते हैं सौरमंडल का, वो एक विशेष पट्टी में पाया गया जो कहाँ है, मंगल और किसके बीच में है, बृहस्पति के बीच में। इसको क्या कहा जाता है बाबू, उल्का पिंड कहा जाता है, उल्का पिंड। ऑब्जेक्टिव पूछ भी देता है कि उल्का पिंड की अवस्थिति किन दो ग्रहों के बीच में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मंगल और देखो इसको याद करने से फायदा क्या होगा कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध, और सबसे दूर का वरुण हो जाएगा। अब देखो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह कहेंगे। फिर सुन ध्यान से, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसको ग्रह कहा जाएगा, और ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा ग्रह का चक्कर लगा रहा है। सूर्य के चक्कर लगाने वाला 8 ही है,
हमारा सोलर सिस्टम में इसकी संख्या कितना है बाबू? टोटल 8 ही है। इसको आपको अच्छा से ध्यान लेके चलना है। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? सूर्य के बारे में। जब हो जाएगा तो जितना जितना जहां तक एग्जाम में पूछा है, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जैसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, यूरोप के लोग शुक्र की पूजा करते हैं। ये तमाम तरह की जानकारी हम लोग लेते चलेंगे। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आकार में? सबसे बड़ा हो जाएगा कौन बाबू? बृहस्पति हो जाएगा। डिस्टेंस में सबसे दूर कौन हो जाएगा? वरुण। और सबसे भीरी कौन हो जाएगा बाबू? इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला कौन हो जाएगा? पृथ्वी। और सबसे कम डेंसिटी घनत्व किसका है? यहां से यहां तक ये जो बॉर्डर देख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या इसको कहते हैं बाबू? आंतरिक, या एक और नाम है पार्थिव, पार्थिव ग्रह। और इसके बाद जो 4 देख रहे हैं इसको कहते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। ये बाहर में ये हो जाएगा बाह्य ग्रह और आंतरिक। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो 3 इसमें था, एक बाहर से था, तो उसका आंसर चौथा हो जाता। आई बात समझ में? तो पहले आप इसको एक बार बनाइए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो पहले आराम से ऐसे ही सोच लिखो, बुध शुक्र सबको सीक्वेंस में दर्शाओ। उल्का पिंड या कहीं कहीं इसको क्षुद्र ग्रह नाम दिया जाता है, ध्यान रखना। क्षुद्र ग्रह दोनों एक ही चीज है। बना लिए? हेडिंग लगा लिए सौरमंडल ना, ये बना लिए। आंतरिक या पार्थिव, और ये भी सब लिख लेना है, बाह्य। हो गया? दोनों एक ही है, उल्का पिंड का है या तो क्षुद्र ग्रह का है। जब इसमें से टूटता है, सब गोल गोल घूमते रहता है, जब टूटता है तो यही वाला पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इतना ज्यादा है कि इसका एक स्पेशल नाम ही दे दिया गया है। हो गया? चलो नीचे से लिखो, लिखिए। सूर्य के सूर्य के गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन बंधे बंधे आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड ब्रैकेट में ग्रह कौमा उपग्रह, ग्रह कौमा उपग्रह कौमा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के समूह को, इत्यादि लास्ट में कर देना ब्रैकेट में, इत्यादि ब्रैकेट बंद, के समूह को सौरमंडल, सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट एरो, सौरमंडल का मुखिया, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का
सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट लिखना, समस्त सौरमंडल का द्रव्यमान व ऊर्जा अधिकांश ब्रैकेट में 95% ब्रैकेट 1 सूर्य में समाहित है, तथा शेष 5% में ग्रह उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित। हो गया बाबू, अन्य आकाशीय पिंड स्थित है। नेक्स्ट एरो, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। हो गया, बस रुकते हैं यहाँ पे। जब ग्रह का टॉपिक लेके आएंगे तो फिर से आंतरिक और पार्थिव के बारे में वहां पे चर्चा कर देंगे, वहां पे लिखवा देंगे। अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में। हेडिंग लगाओ, सन, सूर्य। सूर्य यानी कि कौन बाबू? सन। अब सूर्य का परिभाषा देना पड़ेगा, वही जो तारा का परिभाषा, वही किसका परिभाषा हो जाएगा बाबू? सूर्य का। इसके पास भी अपना क्या है? प्रकाश है, उष्मा है। यहाँ प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है बाबू। अगर यहाँ बात कीजिएगा तो नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? हीलियम बनाते हैं, वहीं से ऊर्जा रिलीज हो रहा है। तो इसका परिभाषा भी वही सेम हो जाएगा जो तारा के अब दिए थे। बस उसमें एक चीज ऐड हो जाएगा, क्या कि यह हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार का हिस्सा है। देखो, अगर सूर्य आज से कितना पुराना है तो इसका डेटा ध्यान रखना, 4.7 अरब वर्ष। सूर्य का आयु कितना हो गया है बाबू? तो 4.7। ऐसा देखा गया है कि जब सौर मंडल बना था तो सौर मंडल का आयु भी यही है, 4.7 अरब वर्ष। अब थोड़ा सा तुम लोग को ब्रीफली बताते हैं कि आखिरकार ये सोलर सिस्टम बना था कैसे। देखो, 3-4 चरण में बना है, एक चरण में नहीं बना है। जैसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले बिग बैंग थ्योरी कहता है कि पहले ब्लास्ट हुआ, फिर सौरमंडल में टूटा, सौरमंडल में भी थोड़ा अंदर गया तो फिर निहारिका मिला। निहारिका मिल क्या था? वही धूल कण था, मलबा था। अब एक निहारिका को पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक निहारिका को जब देखा गया कि भाई उसके जो कण थे, गैसीय कण थे, वो आपस में कांटेक्ट में आए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नजदीक आए और नजदीक आकर एक साथ ऐसे चिपकना शुरू कर दिए, एक साथ सटना शुरू कर दिए और ब्रह्मांड के तमाम हिस्सा में यही गतिविधि होना शुरू हो गया। ऐसे फटा, दूर गया, दूर जाते जाते जब उसकी गति स्लो हुआ तो आपस के जो कण थे बाबू, वो एक दूसरे को अटैक करना शुरू किया, पकड़ना शुरू कर दिया। अब पकड़ने के क्रम में गुरुत्व के अधीन इतना ज्यादा कण एकत्रित हो गए बाबू कि उसके सेंटर में, केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव हो गया, उसका बहुत ज्यादा घनत्व हो गया और वहां पे एक प्रक्रिया शुरू हो गया जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। जब हाई डेंसिटी हो जाता है, जब हाई प्रेशर हो जाता है तो वहां पे उष्मा की मात्रा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा उष्मा की मात्रा बढ़ गया कि वहां पे देखा गया कि नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। अब नाभिकीय संलयन शुरू हो गया, बीच का मैटर गर्म है और चारों तरफ से ये क्या बोलते हैं, जो कण है आपस में आकर के ऐसे टकरा रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा भी गैप होगा तो इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगा।
कल बताया था तुम लोग को कि जब भी इस प्रकार से सीधा लगे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर टिल्ट हुआ तो इस प्रकार से राउंड ले लेगा। और वही पहला स्टेज में तो संकुचित हुआ, बीच में सघनता बढ़ा, वहां पे उष्मा बढ़ा, नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। फिर दूसरा चरण में देखा गया कि वो गोल 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 नाभिकीय अभिकेंद्री बल के कारण उसके कण चारों तरफ क्या होने लगे, घूमना शुरू हो गया, ऐसा गोला बन गया। फिर और अगला चरण में देखा गया कि वह गोला इतना स्पीड हो गया, इतना मतलब कि पावरफुल हो गया, तो उसके चारों तरफ छल्ला बनना शुरू हो गया, वलय बनना शुरू हो गया। और ओकरे में ये गोला से जो टूट टूट करके कोई बुध बन गया, कोई शुक्र बन गया, कोई कुछ उस प्रकार से बाहर जो है ऐसे घूमते घूमते बाहर निकल गया और सब वलय के रूप में शिफ्ट होना शुरू हो गया। फिर अगला चरण देखा गया कि जो नाभिकीय संलयन हुआ था वो धीरे 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 फिर किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सूर्य के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और इस दरमियान देखा गया कि सब जो सिस्टम है एक प्लेट यानी कस्तरी के जैसा एकदम संरचना ले लिया है और सब राउंड राउंड घूम रहा है। पहले इसकी गति और फास्ट थी, अब तो धीरे स्लो हुआ, शुरुआती बात बता रहे हैं। और वही जो अस्तित्व में आया, बीच में जो सूर्य कहलाया, और चारों तरफ जो छल्ला में पहला वाला छल्ला, दूसरा वाला छल्ला, तीसरा वाला कक्ष में जो मलबा था वही धीरे धीरे कोई बुध बना, कोई शुक्र बना, कोई बृहस्पति, कोई कुछ बना बाबू, और एक आज जो वर्तमान का रूप है उसका रूप ले लिया है। तो ये स्टेज है जो सौर मंडल जो निर्माण में आया। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि किया कि सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.7 अरब वर्ष पहले हुआ है, और उतना ही पुराना हमारा क्या है बाबू, सूर्य है। सूर्य के बारे में अनुमान लगाया कि यह पीला कलर का, मतलब इसका जो सतह का औसतन तापमान है वो कितना है बाबू, लगभग 6000 डिग्री केल्विन, सॉरी 6000 केल्विन, 6000 केल्विन सूर्य का सतह का औसतन तापमान। अब अगला स्टेज में समझना, उसका कलर कैसा बताए थे, पीला बताया गया था, बताया गया था पीला। अब अगला स्टेज में थोड़ा समझो कि सूर्य का रंग तो खिल पीला है, ये तो सही बात है, लेकिन इससे जो प्रकाश निकलता है बाबू वो श्वेत निकलता है। कैसा निकलता है, श्वेत। इससे निकलने वाला लाइट कैसा होता है, सफेद, जिस कारण बहुत से वैज्ञानिक इसको श्वेत भी बोला है कि सूर्य का रंग कैसा है बाबू, तो कैसा बता दिया, श्वेत। जबकि वास्तविकता की बात कीजिएगा तो वास्तविकता क्या है, पीला। कोई दिक्कत। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना डिस्टेंस है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस है। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है रोशनी को, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट कितना समय लगता है बाबू, 20 सेकेंड। ये ऑब्जेक्टिव है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट कितना लगता है, 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितना, तो कितना बता देना, 15 करोड़ किलोमीटर है। आई बात समझ में। अब आगे समझो, अब अगला स्टेप में ले लेंगे कि भाई सूर्य की संरचना जरा बताइए, सूर्य की संरचना। तो सूर्य की संरचना हम लोग पहले तो दूर में लिख लेते हैं, फिर सूर्य की संरचना देखते हैं कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर बाहर को देखेंगे। हेडिंग लगा लिया, सूर्य लिखिए, लिखिए सूर्य लगभग 4.7 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आया। पर रुको, पहले लिखें, पहले सौर मंडल के साथ अस्तित्व में आया, ऐसा लिखो, सौर मंडल के साथ अस्तित्व में आया। फुल स्टॉप। सूर्य अपनी आधी उम्र बिता चुका है, यानी सूर्य की आयु लगभग 10 करोड़ साल है बाबू, ध्यान रखना, सॉरी 10 अरब साल है, करोड़ नहीं अरब साल है। इसमें लगभग 5 अरब साल बिता दिया है और शेष इतना ही बचा हुआ है। नेक्स्ट एरो लिखो, सूर्य का रंग पीला है, पीला है, लेकिन इससे निकलने वाली प्रकाश सफेद, श्वेत लिखना, 7 रंग का मिक्सर श्वेत है, जिस कारण कुछ वैज्ञानिक इसका रंग लिखना, इसका रंग, कुछ वैज्ञानिक इसका रंग श्वेत भी बताते हैं। नेक्स्ट,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तथा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। हो गया? चलो एक दो फैक्ट और है तब स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखो, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में कहेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा बाबू? 3 जीरो बढ़ जाएगा, सॉरी मीटर में हो जाएगा ही, हाँ मीटर में हो जाएगा ही। अब एक प्रकाश वर्ष क्या होता है सुनो। एक प्रकाश करने का मतलब क्या हो गया कि एक साल में जो सूर्य का जो रोशनी है जितना दूरी ट्रेवल करेगा उसी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष। जैसे देखो थोड़ा सा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। अब 365 दिन, अभी हम दिन में आ गए। एक दिन में कितना घंटा होता है? घंटा में आ गए हैं। अब एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। बिल्कुल। देखो अब हम यहां तक सेकंड में आ गए। तुम जानता है कि एक सेकंड में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख होता है। कितना होता है बाबू? 3 लाख। एक सेकंड में 3 लाख। 3 लाख ये किलोमीटर में बता रहे हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश चलता है। अब ई जो इतना बड़ा गुना करेगा तुम तो अंततः तुमको आंसर क्या निकल के आएगा? 9.46 गुना 10 के पावर कितना निकल के आएगा? 15 मीटर में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। मतलब ये काफी बड़ा मात्रक है। इस प्रकार से 301 एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष। तो एक साल में कैसे कैसे गति करते हैं उसका स्पीड क्या है? अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिएगा तो इस तरह से कैलकुलेशन बैठता है। एक से बड़ा एक और होता है पार्सिक। एक पार्सेक बराबर होता है 3 गुना प्रकाश वर्ष। ये और बड़ा ऐसा 3 गुना की जगह तब क्या निकल के आएगा? पार्सेक। तो जितना जो आप खगोलीय शास्त्र में देखते हैं कि चंद्रमा के या तो किसी और चीज का अवलोकन किया जाता है तो वहां पर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में काम नहीं चलेगा। उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है बाबू? प्रकाश वर्ष का। ये बहुत ज्यादा दूरी है। मेजरमेंट देख लो, एक साल में जितना सूर्य की रोशनी चले वो सब कैलकुलेट कर देगा उसको एक पार्सेक। अगर 50 पार्सेक बोला तो समझ रहे कितना ज्यादा दूरी है? बहुत दूरी है। और अगर पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश आता है इसके हिसाब से स्थल पर इसका मापन अलग होता है और समुद्र में इसका मापन अलग होता है। समुद्र में कैसे? एक ट्रेटियल माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है और एक अगर नॉटिकल माइल कह देगा तो 1.8 किलोमीटर होता है। जब आप समुद्र में कोई तरह का डिस्टेंस मापेंगे समुद्र से तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? नॉटिकल माइल कहा जाता है। समुद्र में जब कोई तरह का डिस्टेंस मापेंगे जैसे घाट से लेकर के और उधर डिस्टेंस मापना है तो उसके लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है जिसको समुद्री मील कहते हैं। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1.8 किलोमीटर। किलोमीटर से परिचित है? लगभग 1.8 किलोमीटर बराबर एक नॉटिकल माइल होता है। और अगर समुद्र के हट करके स्थल में मापिएगा लाइट को लेकर के तो एक ट्रेटिलियर इसको बोलते हैं। ट्रेटिलियर का मतलब होता है स्थल भाग में। माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। जब आप सूर्य की गति को मापेंगे स्थल पर तो उसका 2 स्तर दिखता है, एक समुद्र वाला में अलग होता है और जो स्थलीय भाग वहां पे अलग होता है।
तो कुछ फैक्ट है, इसको तुम लिख लो, तब संरचना बताते हैं। स्टार तक लिखना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 के पावर मीटर में लिखना तो 15 लिखना, और किलोमीटर में लिखना तो दोनों लिखना, याद करके क्या दिक्कत है। हो गया। नेक्स्ट एरो, एरो तक लिखना। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या एक खगोलीय एकक भी कहता है। एकक कहा जाता है। हो गया। अब यहाँ पे एक और नीचे से लिख लो, सूर्य के, चाहिए पहले लिख लो, एक पारसेक बराबर 3 गुना प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3 गुना प्रकाश वर्ष। हो गया। इसको बना लीजिए, सूर्य का प्रकाश, हाँ, स्थल पे लिख लो। एक ट्रिलियन माइल बराबर 1.6 और एक नॉटिकल माइल बराबर हो जाएगा 1.8। डिस्टेंस है, डिस्टेंस, हाँ, ये तुमसे डायरेक्ट पूछ देता है। हो गया। हेडिंग लगा लो, सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना नीचे से लिखना, सूर्य के प्रमुख 6 भाग, सूर्य के प्रमुख 6 भाग होते हैं। सूर्य के प्रमुख 6 भाग होते हैं। लिख लिया। देखो हम स्ट्रक्चर बनाते, ध्यान से समझना।
देखो, इस सूर्य का एक हिस्सा हम लेते हैं, ठीक है, और सेंटर तक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे गोल सूर्य है, लेकिन एक तरफ से लेके चलते हैं, जो भी इधर है सब ऐसा समझने की गोल ही है। इसमें जो सबसे बाहर तुमको फ्लेम फ्लेम जैसा, ज्वाला जैसा आकृति दिख रहा है बाबू, इसको कहा जाता है कोरोना। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कोरोना, या इसी को किरीट कहता है, या इसी को मुकुट कहता है। तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर किट को टिक करना है, कोरोना को। दूसरा, ये जो देख रहा है बाबू, इसको कहते हैं वर्णमंडल। क्या इसको कहते हैं बाबू? वर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है आपके सामने, इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या इसको बोलते हैं? प्रकाश मंडल। यहीं से प्रकाश निकलता है जो हम लोग को प्राप्त होता है। फोटोस्फीयर। उसके बाद ये बड़ा सा हिस्सा, इसको बोला जाता है संवहनी, संवहनीय मंडल। कन्वेक्शनल जोन। और उसके बाद जो ये देख रहे हैं बाबू अगला, इसको कहा जाता है विकिरण मंडल। रेडिएशन जोन। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कोर। क्या कहते हैं बाबू इसको? कोर, या तो इसको आप नाभिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाभिक। तो तुमको 6 भाग स्पष्ट दिख रहा होता है, एक बार नामकरण कर देते हैं। पहला हो गया ये, दूसरा, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग, पांचवा भाग, एकमा भाग है बाबू, छठा। अगर आपसे सीधा फ्लैट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताओ सूर्य के प्रमुख कितने, सूर्य को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भाग बता देना है? 6 भाग। सबसे बाहर आउटर लेयर, उसको क्या कहा जाता है? कोरोना किरीट। जब सूर्य ग्रहण लगता है बाबू, तो हमको यही भाग दिखाई पड़ता है, कोरोना वाला। जब पूरे तरीका से चंद्रमा एडजस्ट होता है सामने सामने, तो हमको उसके सबसे बाहर का जो फ्लेम होता है वही दिखाई देता है, उसी को क्या कहा जाता है? किरीट या तो कोरोना। उस पर थोड़ा सा अंदर आइएगा तो ये जो देख रहे हैं ज्वाला जैसा, इसको कहते हैं वर्णमंडल। कलर, जो आपको जो कलर दिख रहा है सूर्य का शाम या सुबह में, वो किसके कारण दिखता है बाबू? इस सेकंड लेयर है वर्णमंडल, जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद और अंदर जाइएगा तो तुमको ये जो बेल्ट दिख रहा है बाबू, ये एरिया दिख रहा है, इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। यहीं से ही ऊर्जा जो है, यहाँ से प्रकाश निकलते रहता है, विभिन्न प्रकार का प्रकाश, प्रकाश का यही स्रोत है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? फोटोस्फीयर। इसके बाद फिर अगला जो चौथा लेयर, उसको कहते हैं संवहनीय मंडल, कन्वेक्शनल जोन, कन्वेंशनल जोन कहा जाता है। इस पर और अंदर जाएगा तो रेडिएशन, यहाँ से विकिरण ऊर्जा निकलते रहता है, रेडिएशन निकलते रहता है। हालांकि जो रेडिएशन होता है, विकिरण ऊर्जा जो हम तक आता है, एक्सरे वगैरह, वो कहाँ से निकलता है बाबू? कोरोना से निकलता है। नाम सुने एक्सरे सबका? वहां से इस सूरज से एक्सरे भी निकलते रहता है, तो ई एरिया से निकलते रहता है। लेकिन अन्य प्रकार के हीट रेडिएशन हुए, अन्य प्रकार के रेडिएशन कहाँ से निकलते रहते हैं? जो 5वां लेयर है यहाँ से। और सबसे बीच का लेयर देखने की, उसका नाम क्या है? कोर। इसी को कोर या तो नाभिक कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है, ध्यान रखना। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो देख रहे हैं प्रकाश मंडल, इसकी लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको सतह भी कहा जाता है, पृथ्वी के सतह भी इसको कहा जाता है, प्रकाश मंडल को। ये जो देख रहे हैं दूसरा वाला एरिया वर्णमंडल, इसको पृथ्वी, सूर्य के वायुमंडल भी कहा जाता है। तो फिर से बताया था उनको, जो वर्णमंडल है इसको सूर्य के वायुमंडल भी कहा जाता है, और प्रकाश मंडल है बाबू, इसको सूर्य का सतह भी कहा जाता है। और इसका एवरेज की बात कीजिएगा, एवरेज कितना औसत टेम्परेचर होता है, तो कितना बता देना? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यही एक दो लाइन जान लेना है, और इसको थोड़ा ध्यान रखना है, सीक्वेंस है।
मेंस टाइप की एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से तो अक्सर आते रहता है क्वेश्चन क्रिएट या तो कोरोना से कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर का बना लीजिए, बाकी अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो और का